कहते हैं कि जीवन में कोई भी काम जो है वो बिना कीमत चुकाए नहीं हो सकता है। आपको हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। आप जिस दौर में जी रहे हैं वो है क्लाइमेट चेंज का दौर, और इस दौर के अंदर अगर आप नेचर की किसी भी वस्तु को, किसी भी प्रोडक्ट को अगर काम में लेते हैं तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और कीमत यह है कि क्लाइमेट चेंज इतना हो चुका है कि जो एनवायरमेंटल साइकिल है वो लगभग 3 महीने आगे एक्सटेंड हो चुका है। आज आप क्या देखते हैं? आप लोग देखते हैं कि बेमौसम जो है वो बारिश हो रही है। गर्मियों में जितना टेम्परेचर होना चाहिए था कई बार वो नहीं होता है या फिर उससे ज्यादा होता है। जैसे सिद्धांत सर ने रिसेंटली एक लेक्चर बनाया जिसमें कहा कि इस बार भयंकर गर्मी जो पड़ने वाली है, सर्दियां जो है वो छोटी हो गई हैं, गर्मियां ज्यादा पड़ने लग गई हैं। तो ये सब क्या है? ये हम लोग कीमत चुका रहे हैं जो हम लोग लग्जरियस लाइफ जो है वो जी रहे हैं। रिसेंटली आरबीआई के द्वारा एक रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है, जिस कॉन्टेक्स्ट पे भी हम लोग बात कर रहे थे उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आरबीआई ने एक रिपोर्ट जो है वो जारी की है। उस रिपोर्ट के अंदर क्या बताया गया है वो हम लोग बात करेंगे, और इसके साथ में ही हम लोग बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा किया था ग्लासगो क्लाइमेट चेंज जो मीट हुई थी, सबमिट हुई थी, उसके अंदर कि 2070 तक हम लोग नेट जीरो एमिशन जो है उसको अचीव कर लेंगे। तमाम बातों के बारे में जो है आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी जो है उन्होंने ये जिक्र किया था कि हम लोग 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे, और यह वादा किया गया था COP26 के अंदर, जो कि कॉन्फ्रेंस हुई थी कहां पर? ग्लासगो के अंदर। ग्लासगो में यह कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? COP26 2021 के अंदर। चलिए अब देखिए क्या है। हम लोग जिस तरीके से, जिस लाइफस्टाइल के साथ में जी रहे हैं, यह बताया गया है, यह एस्टिमेट है कि इतना एक्सपेंडिचर जो है वो करना पड़ेगा। 85.6 लाख करोड़ जो है वो आपको खर्च करना पड़ेगा अगर आप लोग 2030 तक कंट्रोल करना चाहते हैं क्लाइमेट चेंज को, ठीक है। ये रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च जो है उसके द्वारा एस्टिमेट किया गया है कि इतना जो है वो आपको कीमत चुकानी पड़ेगी 2030 तक अगर आप अचीव करना चाहते हैं। यहां पर एक टर्म लिखी हुई है नेट जीरो। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि नेट जीरो क्या होता है, क्योंकि 2070 तक भारत ने यह डिसाइड किया है कि हम लोग नेट जीरो जो है इसके टारगेट को अचीव करेंगे। तो आरबीआई जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, उन्होंने कहा है कि नीड टू कट एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय 5% एनुअली। जो एनर्जी इंटेंसिटी है उसको हम लोगों को 5% जो है वो कट करना पड़ेगा। किसके जो है प्रोस्पेक्टिव में? जीडीपी के। तो जीडीपी जितनी है उसके 5% जो है वो एनर्जी इंटेंसिटी को हमको कम करना पड़ेगा। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर 2030 तक हम लोगों को वो टारगेट्स अचीव करने हैं तो एनुअली 2.5% ऑफ जीडीपी जो है वो भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को फिल करने के लिए खर्च करना पड़ेगा। किसके लिए? क्लाइमेट चेंज के लिए। मतलब हम लोग जो कीमत, यानी कि जिस लग्जरियस लाइफ में जी रहे हैं, हमको पैसा जो है वो चुकाना पड़ेगा। और पैसा किस में है? कि हमको अपनी जो लाइफस्टाइल है, कार्बन एमिशन है, उसको कट करना पड़ेगा। चलिए कुछ बातों पर जिक्र करें उससे पहले कुछ पॉइंट हम लोग नोट कर लेते हैं कि ये नेट जीरो क्या होता है। सबसे पहले हम लोग नेट जीरो को समझते हैं। मान लीजिए कि जितना भी कार्बन एमिशन किया है, इस कार्बन को एब्जॉर्ब जो है वो कर लिया जाए। जैसे मान लीजिए कि 10 टन अगर कार्बन CO2 का एमिशन हुआ है और CO2 जो है 10 टन, उसको क्या कर लिया जाए? वापस से एब्जॉर्ब कर लिया जाए। तो कैसा रहेगा? इसको ही हम लोग कहते हैं नेट जीरो। नेट जीरो कहा जाता है, मतलब जितना लिया है उतना वापस दे दिया है, ठीक है। तो या जितना दिया है उसको वापस से ले लिया है। पूरे विश्व में एकमात्र भूटान ऐसा कंट्री है जिसने नेगेटिव के अंदर जो है वो एक्सपेंडिचर किया है। नेगेटिव समझ रहे हैं आप लोग? मतलब उसने इतना कार्बन का एमिशन किया ही नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो क्लाइमेट चेंज के अंदर ज्यादा योगदान दे रहा है। मतलब न्यूट्रल के अंदर भी वो नेगेटिव के अंदर जा रहा है, उसके पास में इतना जो है वो बैकअप है। तो भूटान जो है वो एक ऐसा देश बन चुका है। तो नेट जीरो का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को हम लोग कैसे समझ सकते हैं? COP15 को, जो कि पेरिस के अंदर हुआ था। ये जो पेरिस के अंदर एग्रीमेंट हुआ था उसमें जो 17 डेवलपमेंट गोल जो है, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उनको डिसाइड किया गया था और उन्हीं को अचीव करना है। कब तक? 2030 तक जो है वो अचीव करना है। चलिए यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन बात यह है कि पूरे विश्व में ऐसे कौन कौन से कंट्रीज हैं जो कि सबसे ज्यादा जो है वो क्या करते हैं? कार्बन का एमिशन करते हैं। उससे पहले कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो है उसको कौन कौन साइन कर चुका है, देखिए रेटिफाई, साइन और नॉट
जो है साइन यानी कि विड्रॉ कर चुके हैं। तो विड्रॉ के अंदर एक तो यूएसए, ठीक है, फिर है निकारागुआ, ठीक है, और तीसरा है सीरिया। ये तीन ऐसे कंट्री है जिन्होंने क्या किया था, विड्रॉ किया था फ्रॉम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। मतलब इन्होंने जो है ये कह दिया था कि हम लोग इस क्लाइमेट चेंज की ये जो प्रोसेस है इसमें शामिल नहीं होंगे, जबकि तमाम देश जो है वो इसके अंदर शामिल हो चुके हैं। जिन्होंने रेटिफाई किया है वो 146 कंट्रीज है, जिन्होंने साइन किया है वो है 48 कंट्रीज, जबकि 3 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने इससे विड्रॉ भी कर लिया है, ठीक है। तो 17 डेवलपमेंट गोल जो है उसको 2030 तक अचीव करना है और भारत जो है उसके लिए अग्रसर है। इसीलिए भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो है वो स्थापना की थी, भारत और फ्रांस ने मिलकर। ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये 30 नवंबर 2015 को एस्टैब्लिश किया गया था और इसको फाउंड किया गया था पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर। और सबसे खास बात यह है कि एकमात्र ऐसी संस्था है जो कि भारत के अंदर अपना हेडक्वार्टर रखती है और वो है कहां पर, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर, ठीक है। यूएन के सभी मेंबर जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मेंबर हैं। जब ये इसको एस्टैब्लिश किया गया था तो सबसे पहले जो 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री के बीच में जितने भी देश थे पहले वो इसमें शामिल थे, लेकिन फिर धीरे धीरे जो थे वो यूएन के सभी मेंबर इसके अंदर शामिल हो गए थे। तो मेंबरशिप जो है वो लगभग 87 मेंबर्स ऑफ यूएन के जो है वो इसके अंदर शामिल है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, फ्रेंच और इंग्लिश। अजय माथुर जो है वो इसके क्या है, डायरेक्टर जनरल है। तो ये कुछ बेसिक्स नॉलेज है वो जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो शुरुआत में जो कर्क रेखा यानी कि जो लाइन ऑफ कैप्रिकॉन है उसके इर्द गिर्द जितने भी देश थे वही इसके अंदर शामिल होते थे, लेकिन फिर बाद में ये जो बाउंडेशन थी इसको जो है रिमूव कर दिया गया, सभी देश जो है वो इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। फिर देखिए यहां पर अगर हम लोग कार्बन एमिशन की बात करें तो पहले चाइना पहले नंबर पे था, फर्स्ट नंबर पे था, लेकिन अब यूएसए जो है वो फर्स्ट नंबर पर आ चुका है। उसके बाद में चाइना है, रशिया है, ब्राजील है, इंडोनेशिया है, जर्मनी है और ये रहा हमारा प्यारा भारत। इंडिया जो है वो यहां पर है। इंडिया की अगर हम लोग कार्बन एमिशन की बात करें तो ये लाइन जो है इसको अगर हम लोग सीधी ड्रॉ करें तो लगभग हम लोग कह सकते हैं कि 90 बिलियन टन जो है वो CO2 का एमिशन करता है इंडिया। इसमें आप लोग देखिए कि यहां पर ये रहा हमारा इंडिया। इंडिया में आपको यहां पर 2% जो है वो दिखाई दे रही होगी, ये परसेंट और ये वाली, यहां पर लिखा हुआ है 6.62%। इतना कार्बन के अंदर भारत जो है पार्टिसिपेट करता है एमिशन के लिए। लगभग 6.5% या हम लोग कहें कि 7% ही आप लोग मान लीजिए कि पूरे विश्व में जितना भी कार्बन एमिशन होता है इतना कंट्रीब्यूट करता है भारत, और भारत को इसी को क्या करना है, रिड्यूस करना है। ये जो लिखा हुआ है 305.1%, ये स्टार्टिंग से लेकर 2017 तक जो है वो भारत ने कितना कार्बन एमिशन किया है, कितना उसको और बढ़ा दिया है, वो लगभग 300% के आसपास जो है वो भारत ने बढ़ा दिया है। देखिए इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अगर किसी देश को विकास करना है तो वहां पर इंडस्ट्रीज होना जरूरी है, और इंडस्ट्रीज होंगी तो वहां से कार्बन एमिशन भी होगा। यूएसए या फिर यूरोपियन कंट्री जो है इन्होंने ऑलरेडी इतना ज्यादा डेवलपमेंट कर लिया है कि ये लोग जो है वो कहते हैं कि हम अब कार्बन एमिशन की तरफ जो है उसको रोकेंगे। लेकिन भारत का ये कहना है कि भारत डेवलपिंग नेशन है, भारत का कहना यह है कि हम लोग तो अभी ग्रो कर रहे हैं, आप लोग ऑलरेडी ग्रो कर चुके हो, तो हम लोग जो है वो ग्रोइंग फेज के अंदर हैं, इसीलिए हम लोगों को कार्बन एमिशन करना जरूरी होता है। हां, हम लोग ये टारगेट जरूर डिसाइड कर रहे हैं कि 2070 तक हम लोग नेट जीरो कार्बन एमिशन जो है उसको क्रिएट कर देंगे, उसको अचीव कर लेंगे। ये जो आप लोग 5 पॉइंट यहां पर देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 और 5, ग्लासगो के अंदर जब सबमिट हुआ था 2021 में COP21 का, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने स्पीच के अंदर यह कहा था कि कम से कम हम लोगों को इन 5 तत्वों पर फोकस करना चाहिए। 5 तत्व कौन कौन से हैं? 5 तत्वों में सबसे पहला है, यहां पर आप लोग देखिए कि इंडिया विल रीच इट्स नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट बाय 2030। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि नॉन फॉसिल एनर्जी मतलब रिन्यूएबल एनर्जी जो है कैपेसिटी वो 500 गीगावाट जो है 2030 तक हम लोग अचीव कर लेंगे। सबसे पहला ये था। दूसरा था कि इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। 2030 तक लगभग 50% जो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी से फुलफिल करेंगे। तीसरा, पंच तत्व के अंदर तीसरा कौन सा था कि इंडिया विल रिड्यूस टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन फ्रॉम नाउ टू 2030। 1 बिलियन टन जो है उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। कब तक? अब से लेकर 2030 तक। ये 2021 की बात है। चौथा पॉइंट क्या है या फिर चौथा तत्व क्या है
कि बाय 2030 इंडिया विल रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी टू लेस देन 45%। मतलब ये जो आप लोग देख रहे हैं, जिसके हम लोग अभी 5% पर भी बात कर रहे थे, इंडिया का ये कहना है कि 2030 तक जो है वो हम लोग कार्बन इंटेंसिटी जो है उसको भी क्या कर देंगे, काफी हद तक कम कर देंगे। और पांचवा पॉइंट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें यह अनाउंस किया गया कि 2070 तक कार्बन न्यूट्रल जो है वो भारत हो जाएगा। और कार्बन न्यूट्रल होने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज जो है उनको रिन्यूएबल एनर्जी से कनेक्ट करना पड़ेगा। क्या इतना आसान होगा? बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और खास तौर पर आरबीआई ने रिपोर्ट जारी की है और आरबीआई ने यह भी कहा है कि बहुत सारे कमर्शियल बैंक ऐसे हैं जो कि उन इंडस्ट्रीज को ज्यादा लोन देते हैं जो कि कार्बन एमिशन ज्यादा करती हैं, क्योंकि उनसे उनको इंटरेस्ट रेट भी काफी अच्छी खासी मिल जाती है। बैंकों को यह चाहिए कि उन इंडस्ट्रीज को ज्यादा जो है वो लोन प्रोवाइड करवाए जाए या फिर कम इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करवाए जाए, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर जो है इसके साथ में कनेक्ट हो रखे हैं। आई थिंक आप लोगों को ये लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। सबसे अंतिम पॉइंट क्या है कि सेंट्रल बैंक्स एज फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैव सेवरल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स एट देयर डिस्पोजल टू इन्फ्लुएंस इन्वेस्टमेंट्स डिसीजन एंड द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड क्रेडिट टू अचीव द सस्टेनेबिलिटी टारगेट। मतलब अगर जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करना है तो जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उनको जो है वो क्या करना पड़ेगा, रूल्स और रेगुलेशन जो है उनको चेंज भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसका एक समराइज वे जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। लेक्चर के अंदर आज जो हमने डिस्कस किया है वो क्या चीज है, आरबीआई की रिपोर्ट है जिसमें ये तमाम बातें जो है वो जिक्र की गई हैं। और उन्होंने कहा है कि हम लोगों को लगभग 86 लाख करोड़ जो है वो खर्च करना पड़ेगा अगर हम लोग क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना चाहते हैं 2030 तक। चलिए, सिद्धांत सर ने आप लोगों के लिए बड़ा जबरदस्त लेक्चर जो है वो बनाया है, एनसीईआरटी का कोर्स डिजाइन किया है। 25% डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा अगर आप लोगों ने कोड यूज किया है एनसीईआरटी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, दीपक इंदौरा ऑफिशियल। यहां पर आप लोगों को लेक्चर के नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं। और मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में यह बताइएगा कि ये जो कॉप 15 हुआ है, कॉप 15 2015 के अंदर हुआ था। ठीक है, 2015 के अंदर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था। उस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत सबसे पहले विड्रॉ करने वाला कंट्री कौन सा था जो कि बाहर निकल चुका था? सबसे पहला कंट्री, 3 कंट्री मैंने आपको बताए थे, उसमें से फर्स्ट कंट्री जो है वो कौन सा है? चलिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।